हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा और आज हमारा टॉपिक के साथ हम हैं 100 एमसीक्यू ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर किया हुआ है मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ में। अगर आप पहले के 50 क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर चेक करें। और आज हम साथ में हैं 51 क्वेश्चन के साथ। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर इज स्पेसिफाइड इन कौन से सेक्शन में इंडेमनिटी होल्डर के बारे में बताया गया है? वो है सेक्शन 125। X and Y go into the shop. Y says to the shopkeeper, let him have the good. I will see you paid. I will see you paid. This is the contract of. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? Y says to shopkeeper, let him have the goods. आपको गुड्स मिलना चाहिए, बाद में हम देख लेंगे कि पेमेंट किस तरीके से हो रही है। तो जब हम फ्यूचर में पेमेंट के बारे में देखते हैं तो वो इंडेमनिटी के लिए चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर्स ओनली। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में 1872 में क्या क्या चीज़ें कवर होती है? तो इंडेमनिटी फॉर लॉस कॉस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी। अगर कोई भी लॉस होता है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कोई एक पार्टी को लॉस होता है तो दूसरी पार्टी उसे कंपनसेट करके देती है। और इंडेमनिटी को हम कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं जो फ्यूचर पे अनसर्टिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी पॉइंट जा रहा है इंडेमनिटी फॉर लॉस कॉस्ड बाय ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी की वजह से या किसी भी पर्सन की वजह से कोई लॉस होता है तो वहाँ पे हमें कंपनसेट होकर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पर आपने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक किया होगा तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं और 3 पार्टी हैं प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर्स, श्योरिटी। तो पावनर इसमें से एक ऐसा पर्सन है जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अब स्टेटमेंट को हम एक बार फिर से रीड करेंगे। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, कोई भी प्रॉमिस अगर किसी भी बेनिफिट के लिए, प्रिंसिपल के डेटर्स के बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है तो मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। अब एक पर्सन जो गारंटी दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू में चला जाएगा। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज नोन एज, जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको हम गारंटी दे रहे हैं वो कौन होता है? वो क्रेडिटर्स होते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज, गारंटी में लायबिलिटी कैसी होती है? श्योरिटी की। श्योरिटी की लायबिलिटी कोलैटरल और सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? प्राइमरी लायबिलिटी डेटर्स की होती है। श्योरिटी इज अ डैश। श्योरिटी कौन है? श्योरिटी एक फेवर्ड क्रेडिटर्स है, फेवर्ड डेटर है, नॉन ऑफ द अबव है या ए और बी दोनों है। तो श्योरिटी इज अ गारंटर, इसलिए हम बोल सकते हैं फेवर्ड डेटर है। अ गारंटी ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टेंसेस इज, जहाँ पर गारंटी की बात आ रही है और वहाँ पे सामने वाले पर्सन साइलेंस में बैठा है तो वो गारंटी कैसी होगी? वो गारंटी इनवैलिड होगी, क्योंकि यहाँ पर गारंटी देते समय हमें उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ। द काउ हैज अ काफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। B is bound to deliver only the cow to A. B is bound to deliver the calf as well as cow to A. B is bound to deliver the calf as well as the cow if he is paid half the price of the cow. B is bound to deliver the calf as well as the cow if he is paid 1/3 of the price of the cow. अब यहाँ पर कोई भी प्राइस पे करने के लिए तो बाउंड नहीं है, इसलिए बी को सिर्फ कस्टडी दी गई है। इसलिए बी के लिए क्या राइट्स बनते हैं या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि काउ एज वेल एज काफ दोनों ही ए को सौंप दिया जाए। तो राइट आंसर जाएगा बी के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट इज, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो अगर बेलमेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब किस कंडीशन के लिए चला जाता है? वैसे तो अगर आप बेलमेंट को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से 6 से 7 टाइप्स निकलते हैं। तो यहाँ पर बेलमेंट के लिए चला जाएगा फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड।
इट मीन्स जिस पर्सन ने कोई सामान खोया हुआ जिसको मिल जाता है तो उसको वापस करना पड़ता है। अब ये इम्प्लाइड है, समझा हुआ है कि अगर किसी को खोई हुई चीज़ मिली है तो वो उसको वापस करनी है उसके मालिक को। तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड एक ऐसी कंडीशन है जो बेलमेंट की है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। अ फाइंडर ऑफ अ गुड इज़, अगर किसी भी पर्सन को कोई सामान मिलता है तब क्या होगा? एंटाइटल टू रिटेन द गुड्स, सामान हमको वापस करना पड़ेगा। एंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन व्हेन स्पेसिफिक रिवॉर्ड इज ऑफर्ड, अगर घूमी हुई चीज़ के ऊपर कोई रिवॉर्ड है तो वो उसको मिलना चाहिए। नो एंटाइटल टू क्लेम कंपनसेशन एंड दस नो एंटाइटल टू रिटेन द गुड्स, या फिर ए और बी। तो यहाँ पे राइट कंडीशन ए और बी दोनों थी, फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए ए और बी कंडीशन दोनों अप्लाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ बेली, इनमें से कौन सा राइट बेली का है? राइट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट ऑफ लेन, ये तीनों ही राइट्स बेली के हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट ऑफ बेलर, इनमें से कौन सा राइट है बेलर का? राइट टू डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स, राइट टू गेट इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, राइट टू इश्यू द बेली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन द बेली। अब यहाँ पर तीनों ही राइट्स उस बेलर के हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल बेलमेंट का नहीं है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बेलमेंट का मतलब होता है जब एक पर्सन सामान जब दूसरे पर्सन के पास कुछ समय के लिए या कुछ पर्पस के लिए रख कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं बेलमेंट। गिविंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग क्लीनिंग, ये बेलमेंट का एग्जाम्पल है। कीपिंग प्रॉपर्टी इन मॉर्गेज, किसी की प्रॉपर्टी गिरवी रख लेना। गिविंग क्लोथ्स फॉर टेलरिंग, गिविंग बुक्स फॉर रीडिंग। अब ये बाकी जो 3 पॉइंट्स है बी के अलावा, तो वो तो हम कुछ सामान दे रहे हैं कुछ पर्पसफुल करने के लिए, लेकिन मॉर्गेज के लिए हमें पास गारंटी नहीं होती, क्योंकि अगर हमने पैसे पे किए हैं तो ही हम मॉर्गेज कर पाएंगे। मतलब कहीं से कुछ पैसे मिलने वाले होंगे या किसी को हमने कुछ देना होगा और हमने कुछ सामान गिरवी रखे हैं तो वो हमारा प्लेज केस में चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर बी के लिए जाएगा। डैश एंटिटी इज द बेली टू रिटेन दोज गुड्स ऑफ द बेलर फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट। डैश एंटिटीज, इसमें से कौन सी एंटिटी आएगी? पर्टिकुलर लेन, जनरल लेन, ओनरशिप या प्लेज। अब अगर हम बात करते हैं बेली टू रिटेन द गुड्स ऑफ द बेलर फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, यहाँ पे बोला जनरल बैलेंस, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आएगा जनरल लेन। एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय, कौन पर्सन एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? माइनर ऑफ साउंड माइंड, एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मेजर ऑफ साउंड माइंड, एनी मेजर ऑफ साउंड और अनसाउंड माइंड। तो पहली बात तो अनसाउंड माइंड कोई भी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता और वो पर्सन का मेजर होना भी ज़रूरी है, इसलिए राइट आंसर जाएगा सी के लिए। एन एजेंट कैन लॉफुली एम्प्लॉय अ सब एजेंट, एक एजेंट लॉफुली सब एजेंट को अपॉइंट कब कर सकता है? ओरिजिनली, इफ़ द नेचर ऑफ एजेंसी परमिट, इफ़ द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट, या बोथ, बी एंड सी। तो यहाँ पे राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। हु इज सब एजेंट, सब एजेंट होता कौन है? एजेंट का भी एजेंट सब एजेंट कहलाता है। एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, कोई भी एजेंट बिजनेस ऑफ एजेंसी में अगर अपनी हेल्प के लिए किसी और पर्सन को हायर करता है तो उस पर्सन को हम सब एजेंट कहते हैं। फॉर द फैक्ट ऑफ सब एजेंट लॉफुल अपॉइंटमेंट, फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट लॉफुली अपॉइंटेड, सब एजेंट के लिए लॉफुल कौन अपॉइंटमेंट करेगा? द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। अगर किसी भी एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस एजेंट की होगी जिसने उसको अपॉइंट किया है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रिंसिपल की तरफ जाएगी। एन एजेंसी में बी क्रिएटेड बाय, एजेंसी किसके द्वारा क्रिएट की जा सकती है? एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली, नेसेसरी, रेक्टिफिकेशन, ये सभी कंडीशन एजेंसी के लिए जाती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। डैश इज एन एजेंट हु सेल गुड्स और अदर प्रॉपर्टी बाय ऑक्शन, ऐसा कौन सा एजेंट है जो कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्शन में। तो ऑक्शन की बात आ रही है तो ऑक्शन में आ जाता है ऑक्शनर। अब ऑक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बोली लगाना। अगर कोई भी चीज़ नीलाम होती है तो उससे हम ऑक्शन बोलते हैं, और ऑक्शनर जो पर्सन है जो सामान को, प्रॉपर्टी को ऑक्शन के समय सेल कर सकता है। डैश इज एन मर्केंटाइल एजेंट हु गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द थर्ड पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ सम एक्स्ट्रा कमीशन। यहाँ पर एक ऐसा एजेंट है जो गारंटी दे रहा है कि किसी और थर्ड पार्टी को हम सामान बेच के देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ कमीशन लगेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट।
एन एजेंसी कम टू एन एंड बाय, एजेंसी एंड कब होती है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने पर, काम हो गया, एजेंसी खत्म। एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिस प्रकार से एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से एजेंसी खत्म होगी। रिनाउंसिएशन ऑफ हिज अथॉरिटी बाय एन एजेंट, अगर एजेंसी अथॉरिटी अगर खत्म हो जाती है एजेंट की तो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, या सभी कंडीशन। तो ये सभी कंडीशन लागू हो जाती हैं एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। एन एजेंसी इज इररिवोकेबल, एजेंसी इररिवोकेबल कब होती है, वेयर द अथॉरिटी ऑफ एजेंसी इज वन कपल्ड विथ इंटरेस्ट, अगर एजेंसी किसी दूसरे इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाती है तो पहली एजेंसी इररिवोकेबल हो जाती है। वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी, जहाँ पर एजेंट की खुद की पर्सनल लायबिलिटी थी तभी भी एजेंसी इररिवोकेबल हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन चले जाते हैं, ए और बी, तो राइट आंसर चला जाएगा सी के लिए, बोथ ए और बी। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के लिए आपको और वेट करना पड़ेगा और फिर हमारे पूरे हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस। तो होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।